ओके सो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पिछले सेशन में हमने कहाँ तक बात करी थी। हमारा आइडिया था बोर्स एटॉमिक मॉडल के पैरामीटर्स को स्टडी करना या पोस्टुलेट्स को स्टडी करना। और बोर के पोस्टुलेट्स में, नील्स बोर के पोस्टुलेट्स में हमने मेनली डिस्कशन किया था सबसे पहला कि सर्कुलर पाथ्स होते हैं, यानी कि शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे और हर इलेक्ट्रॉन की अपने शेल में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा था कि एनर्जी चेंज कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा। अगर वो नीचे से ऊपर गया, लोअर टू हायर गया तो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, हायर टू लोअर आया, ऊपर से नीचे गया तो क्या होगा, एनर्जी एमिट होगी। इसको हमने एमिशन बोला था, अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, एनर्जी एमिट हुई, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी एमिटेड का एक फॉर्मूला था, दैट इज न्यू वाज डेल्टा ई अपॉन एच। ये प्लैंक्स इक्वेशन से हमने डिराइव किया था और इसको बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल कहा था, वहाँ किया हुआ है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम वाज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, तो h बाई 2 पाई के मल्टीपल थे एंगुलर मोमेंटम, दैट इज फाइन। उसके बाद रिजल्ट्स ऑफ बोर्स थियरी। नाउ दिस इज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स अप। पोस्टुलेट्स ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज फाइन, बट उसका एप्लीकेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन जो आपके एग्जाम में आता है या क्वेश्चंस में आता है, वो हम लोगों को यहाँ पर फोकस करके स्टडी करना। जैसे कि सबसे पहला वाला कि बोर्स पोस्टुलेट से हमें रेडियस ऑफ ईच शेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? रेडियस ऑफ ईच ऑफ द शेल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर जरा फोकस करके सब लोग ध्यान से सुनना क्या बोलता है वो। चलो, तो बोर्स थियरी में ना सबसे पहली बात ये कि जो n की वैल्यू है, n यानी कि 1 2 3, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ऐसे जो n की वैल्यू है बच्चों, वो बेसिकली क्या करता है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। n क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। द रेडियस ऑफ अ गिवन ऑर्बिट अगर आपको कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर इंटू a नॉट। तो इसको जरा अपन सिंपल भाषा में समझते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में समझते हैं इसको। सपोज एक एटम दिया है जिसका ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर समझो 3 शेल है, तुमको 3 शेल दिए हुए, ठीक है। ये क्लियर? अब वो पूछ रहा है आपसे, वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ तीनों शेल का रेडियस कितना है। सवाल समझ में आया सब बच्चों को? इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। वो क्या पूछता है कि भाई ये फर्स्ट शेल का रेडियस बताओ, सेकंड शेल का रेडियस बताओ, थर्ड शेल का रेडियस बताओ। इतना उसका क्वेश्चन है आपसे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो जब वो सपोज आपको वो बोलता है कि भाई तुम R1 की मेरे को वैल्यू निकाल के बताओ, फर्स्ट शेल की, या सेकंड शेल की R2, या थर्ड शेल की R3, ऐसे ही nth शेल की Rn हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। nth शेल की क्या हो जाएगी वैल्यू? Rn हो जाएगी। तो फॉर्मूला दिया था बोर ने, बोर के पोस्टुलेट से हमने फॉर्मूला निकाला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अब आपको बहुत इजी लगेगा, ये देखना। बोर का पोस्टुलेट बोलता है Rn यानी कि रेडियस ऑफ nth शेल इज n स्क्वायर इंटू a नॉट। क्या है फॉर्मूला बच्चों? n स्क्वायर इंटू a नॉट, वेयर a नॉट इज व्हाट? वेयर द वैल्यू ऑफ a नॉट इज 53 पिकोमीटर। where the value of a naught is what? बस a naught की वैल्यू हो गई 53 पिकोमीटर। what does it represent? तो ये जो a naught है एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? तो a naught रिप्रेजेंट कर रहा है द रेडियस ऑफ द फर्स्ट शेल। पहले वाले का उसने आपको कैलकुलेट करके दिया है। पहले शेल का रेडियस उसने आपको कैलकुलेट करके दिया है। कितनी वैल्यू है रेडियस की ऑफ द फर्स्ट शेल की? 53 पिकोमीटर वैल्यू है। समझ में आई बात? तो मुझे बताओ बस n जो है फर्स्ट शेल के लिए मैं ऐसा कर दूं, n का वैल्यू 1 स्क्वायर इंटू 53, तो ये कितना होगा? 53 पिकोमीटर। तो फर्स्ट शेल का तो सेम वही है ना, ऑब्वियसली पहले वाले का। सेकेंड वाले का कितना होगा? अब बता सकते हो इजीली, क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 53, मतलब 4 इंटू 53 हो जाएगा, तो मतलब 212 पिकोमीटर हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? तो आपको ये वैल्यू मिल गई कि फर्स्ट शेल 53 पिकोमीटर रेडियस है,
सेकेंड वाला 212 पिकोमीटर रेडियस है, तीसरा वाला कितना होगा चलो आप बताओ सब लोग, 3 स्क्वायर यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट, क्या आएगी वैल्यू 477, करेक्ट, 477 पिकोमीटर। तो इस तरह से आप कितने भी रेडियस और कितने भी शेल के रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। तो आर एन की वैल्यू क्या आ गई, एन स्क्वायर इंटू 53। क्या ये बात समझ में आ गई एवरीबडी? इजी है। अभी ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आप जब अप्लाई करते हो तो बहुत इजी है। क्या है, फॉर्मूला उठाना है और आंसर लाना है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि भाई 4th शेल का रेडियस बताओ, 5th शेल का रेडियस बताओ, nth शेल का रेडियस बताओ, ऐसा क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन हो गया। तो यहां पर ये फंडा हुआ हमारे रेडियस का। अच्छा, अब एक पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन की सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये तो हम लोग पहले देख चुके कि तुम इस शेल में हो तो तुम्हारी इतनी एनर्जी, उस शेल में हो तो उतनी एनर्जी, अलग अलग हर शेल के हिसाब से एनर्जी अलग है इलेक्ट्रॉन की। तो पहला प्रॉपर्टी था रेडियस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है एनर्जी। तो क्या बोलता है देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल इज बेसिकली E1, E2, E3 ऐसा, मतलब एनर्जी इन फर्स्ट शेल, एनर्जी इन सेकेंड शेल, एनर्जी इन थर्ड शेल, एनर्जी इन फोर्थ शेल। पहले क्या था, R1, R2, R3 यानी रेडियस ऑफ शेल नंबर 1, 2, 3, 4, बोलो हाँ या ना। अभी क्या है, E1, E2, E3 मतलब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शेल। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो पहला शेल था उसके रेडियस को हमने बोर रेडियस बोला था, ये नोट किया ना सब बच्चों ने। पहले शेल के रेडियस को हमने क्या बोला था, बोर रेडियस, और उसी के मल्टीपल्स में कैलकुलेट किया था बाकी रेडियस को उसी के मल्टीपल में कैलकुलेट किया था। ठीक उसी तरह एनर्जी जो सबसे पहले शेल की होती है, सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राउंड स्टेट। ये ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम लोग यूज करते हैं, याद होगा सब बच्चों को, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, मैंने ऐसा सिखाया था आपको। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या, आप जमीन पे हो, उड़ नहीं रहे हो ना, जमीन पे हो आप, ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब क्या कि आप अपनी ऐसे बोलते ना कि somebody who is grounded, इंग्लिश में अपन बोलते हैं ना बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब कि औकात से ज्यादा नहीं उड़ता है, लिमिट में रहता है, उसको डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना अपन, हम्बल। तो वैसे ही यहाँ पे सोच लो, ग्राउंड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल जगह पे है, ज्यादा यहाँ वहाँ नहीं भाग रहा हो। सही बात है। तो जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी होगी कहाँ होगी, फर्स्ट शेल की होगी, सीधी बात है। तो वो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या है, E1 इज इक्वल टू माइनस RH, नेगेटिव साइन के साथ है, मैं समझाऊंगा अभी नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, माइनस RH इंटू 1/h², where RH is the Rydberg constant for hydrogen and its value is, RH की वैल्यू क्या है, 2.8 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब अगेन ये टेक्स्ट बुक की भाषा कॉम्प्लिकेटेड है, अपन सिंपल भाषा में लिख के देखते हैं। रेडियस का फंडा समझ में आ गया, अब एनर्जी का फंडा देखते हैं। फॉर्मूला क्या था एनर्जी का बताओ, तो E एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज माइनस RH इंटू 1/n²। क्या ये बात समझ में आई? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वाज व्हाट, फॉर्मूला देख लो बच्चों फिर से, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वाज n² इंटू a0, बरोबर। एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला है RH इंटू 1/n²। RH की वैल्यू क्या है बताओ, स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, याद करनी है आपको, वेयर RH इज इक्वल टू क्या, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। क्या ये बात भेजे में गई सबके? सिंपल बात है। RH की वैल्यू आपने फिक्स कर दी, तो अब मुझे बताओ आप फर्स्ट शेल के लिए एनर्जी कितनी होगी बच्चों? तो माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/1², बराबर। ये वैल्यू रहेगी ना फर्स्ट शेल की। सेकेंड शेल की कितनी रहेगी, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/2², बरोबर बोल रहा हूं, क्योंकि सेकेंड शेल है, मतलब इसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 4। क्या ये समझा सबको कि बाउंसर गया?
क्या किया, सिंपल डिवाइड बाय 4 कर दिया। क्यों? क्योंकि इंटू 1/2 था। तो E3 के लिए हम क्या करेंगे, गिवन फिक्स वैल्यू है, डिवाइड बाय 9, है ना। फॉर्मूला लर्न कर लो। ये चैप्टर ऐसे देखने में डिफिकल्ट लगता है, फॉर्मूला आता है तो बहुत आसान चैप्टर है यार, कुछ नहीं है, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला। E3 का क्या वैल्यू आएगा, 2.18/9 करो, कितना आ रहा है 2.18/9 माइनस 0.242 इंटू 10⁻⁻18 जूल। कितना इजी है। तो वो ये बोल रहा है कि भाई कौन से शेल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, उसके बेसिस पे मैं ये बता सकता हूं कि उस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी, उस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी। क्लियर बात है एकदम बच्चों, मजे आ गए। तो भले टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में ऐसा दिया हो, बट अपन सिंप्लीफाई कर दिए इसको, क्या कि भाई nth ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, और जो फर्स्ट शेल था, जो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला था, उसको ग्राउंड स्टेट बोला। और यही सेम मैंने आपको बताया ना, लिख के देखो, E1 इज -2.18, E2 इज -0.545, ऐसे करके आप अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हो। आई होप ये क्लियर हुआ सबको। उसके बाद नेक्स्ट फंडा। अब ये वाला जो फॉर्मूला हमने लगाया बच्चों, जो फॉर्मूला हमने लगाया किसका था, वो En was RH इंटू 1/n²। ये फॉर्मूला हमने जो लगाया अभी, ये किसके लिए एप्लीकेबल था, ये RH के लिए एप्लीकेबल था, मतलब कि ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल था। करेक्ट, किसके लिए एप्लीकेबल था, ये हाइड्रोजन के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों था, क्योंकि ये तो हमने पहले ही बात की है कि नील्स बोर ने अपना जो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर समझाया, वो किसको स्टडी करके समझाया था उन्होंने, हाइड्रोजन को स्टडी करके, क्योंकि हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटम होता है। पर हमारे पास हाइड्रोजन के बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें डिफरेंस क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बोलो हाँ कि ना। जैसे कि अगर हीलियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में 4 है, बोरॉन में 5 है, कार्बन में 6 है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा रहेंगे ना बाकी सब में। बोलो यस और नो। तो जो हमने फॉर्मूले पढ़े अभी, जो हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, कौन सा, एक रेडियस का, एक एनर्जी का, दैट वाज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन। अब उसको ध्यान से जरा दिमाग लगा के सुनना, बहुत सिंपल चीज है। अब उन्हीं 2 फॉर्मूले को हमको बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए लगाना है, यानी कि बाकी हायर एटम्स के लिए अप्लाई करना है। क्या बात आपके भेजे में जा रही है, मैं क्या बोल रहा हूं। पहले हमारे फॉर्मूले हाइड्रोजन के लिए डिफाइंड थे, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। अब वो सेम टू सेम फॉर्मूले मुझे किसके लिए लगाने, अदर एलिमेंट्स के लिए लगाने, अदर एटम्स के लिए। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ Z की वैल्यू, Z क्या था, एटॉमिक नंबर, Z क्या था, एटॉमिक नंबर था, Z की वैल्यू भी उस फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट करनी है। क्या करनी है, मुझे Z की वैल्यू भी उस फॉर्मूला में लानी है। तो ऐसे देखना है आपने, फॉर हाइड्रोजन रेडियस वॉज दिस, एनर्जी वॉज दिस। बाय द वे इसकी एनर्जी में वैल्यू क्या थी, तो इसकी वैल्यू थी -2.18 इंटू 10⁻⁻18, है ना, ये वैल्यू थी ना RH की। अब ध्यान से देखना, फॉर अदर एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ हैविंग 1/n², यू विल हैव Z²/n²। क्या इंकॉर्पोरेट किया मैंने, क्या नया लाया, सिर्फ Z² नया लाया, बाकी सब कुछ सेम है ना। चेक कर लो जरा, देखो ये पार्ट पूरा सेम है कि नहीं है कि नहीं बच्चों। ये आप लोग लिख के रखेंगे प्रॉपरली, हाँ। तो 1/n²। अब आपको ये समझेगा कि अच्छा ये 1 का मतलब क्या था, ये 1 का मतलब तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही था ना 1। तो हाइड्रोजन के लिए Z² क्या होता था, 1 होता था, इसीलिए वो फॉर्मूला है, समझे। ऐसा है, दिमाग में ऐसा रखना है आपको। क्या बात समझ में आई सबको। तो अब आप किसी भी एलिमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो बच्चों, आप किसी भी एलिमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। दैट वाज व्हाट, एनर्जी फॉर अदर एलिमेंट्स विच हैव अदर एटॉमिक नंबर, मतलब 1 के अलावा जो एटॉमिक नंबर है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जो आपको यूज करना है आप करो। और सेम वे आप रेडियस देखो, तो रेडियस भी वही फंडा है यार, Rn n² अपॉन
z हो गया। अभी पहले क्या था, सिर्फ n स्क्वायर था, तो अब आप लिखोगे आर एन, सिर्फ n स्क्वायर नहीं, अभी n स्क्वायर अपॉन z इंटू 53 पिकोमीटर, और ये जूल में था, ये जूल में था ना, एनर्जी वॉज इन जूल्स एंड दिस वॉज इन पिकोमीटर। क्या ये बात सबको समझ में आई? मैंने क्या किया यहां पर, z की वैल्यू अंदर डाल दी, इसका मतलब कि नाउ द सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। नाउ तो बोर थियरी जो है, बोर थियरी नाउ वी कैन अप्लाई टू अदर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब ये वर्ड क्यों लिखा वो लोग ने, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज? क्योंकि यार बोर को तो प्यारा था हाइड्रोजन, तो उसने तो सारे अपने कैलकुलेशन हाइड्रोजन के हिसाब से किए थे। लेकिन जैसे आप He+ करोगे, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, He+ बोला तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वो हाइड्रोजन से सिमिलर हो गया, बट ओरिजिनली उसका एटॉमिक नंबर Z यानी कि 2 था। तो इसीलिए उसने बोला कि भाई अब आप नया एक्सप्रेशन ले लो जहाँ पर आप Z भी लिख सकते हो, तो किसी भी एलिमेंट का आप जो वैल्यू है एनर्जी और रेडियस का वो निकाल सकते हो, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट गिवन एलिमेंट। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है फ्रॉम योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, क्या बोलता है वो, एनर्जी डिक्रीजेज दैट इज बिकम्स मोर नेगेटिव एंड रेडियस बिकम्स स्मॉलर एज द वैल्यू ऑफ Z इंक्रीजेज। जैसे जैसे वैल्यू ऑफ Z बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, Z यहाँ पे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी, बरोबर बोल रहा हूँ, यानी बड़ा Z बड़ा एटॉमिक नंबर होगा तो रेडियस छोटा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो यस और नो, है ना। और यहां पर Z² अगर बड़ा होगा तो ये नेगेटिव साइन है ना, तो मोर नेगेटिव हो जाएगा अगेन, तो एनर्जी और रेडियस दोनों छोटे हो जाते हैं, कम होते जाते वैल्यू में जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। आई होप ये बात समझ में आई सबको, मैंने क्या बोला, energy as well as radius, both the values become smaller as the value of atomic number increases। ठीक है। Next was velocity of electron can also be calculated from Bohr theory। इसको एक्चुअली हम लोग आगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल वगैरह में अप्लाई करेंगे। बोर थियरी को यूज करके हम लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हमने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में 5 अलग अलग सीरीज के नाम पढ़े थे। नाम याद है सब बच्चों को? कौन से सीरीज थी हमारे पास? लाइमन, बामर, पाश्चिन, ब्रैकेट और पीफर्ड, 5 अलग अलग सीरीज थी हमारे पास, है ना। तो वो क्या थी? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की सीरीज थी। सो यहाँ पर फंडा ये था कि हमने जो एमिशन स्पेक्ट्रम देखा था हाइड्रोजन का, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय बोर थियरी। क्या बोला उसने? सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था बोर थियरी का? तो सेकेंड पॉस्टुलेट ये था, जो हमने अभी रिवाइज भी किया, कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपना एक शेल छोड़ के हायर या लोअर शेल में जा रहा है तो एनर्जी का लॉस या गेन होता है। ये बोला मैंने आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस को ध्यान से देखना, क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ बोर, रेडिएशन इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। हायर से लोअर में आ रहा है, हायर में उसके पास ज्यादा एनर्जी थी, बच्चों बोलो हाँ या ना। हायर में उसके पास ज्यादा एनर्जी थी, वहां से वो जंप करके लोअर में आया, तो उसने क्या किया, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो क्या किया, उसने बाहर रिलीज किया। बोलो हाँ कि ना। तो इसीलिए क्या बोलता है ये, एनर्जी का एमिशन होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा। क्या ये बात समझ में आई? ये तो बोर ने बोला था, और इसी बेसिस पे स्पेक्ट्रम बनाए गए। कैसे? कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आया, इलेक्ट्रॉन ने बाहर एनर्जी फेंकी, और उसको आपने जब कैप्चर किया वो लाइन पैटर्न को, उसको आपने क्या बोला? स्पेक्ट्रम बोला। उस एनर्जी के पैटर्न को आपने क्या बोला? स्पेक्ट्रम। ये बात हमने डिस्कस की है पहले। यस। सो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, then energy is emitted
सिंपल, yes or no. And the energy difference between the initial and final orbit corresponds to the energy emitted the radiation in the radiation. मतलब कि जो भी एनर्जी का डिफरेंस था दोनों में, जैसे कि डेल्टा ई, अगर मेरे को डेल्टा ई लिखना है यानी कि एनर्जी का डिफरेंस लिखना है, वो इनिशियल और फाइनल के बीच में, यानी कि ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ये एनर्जी का डिफरेंस मेरे को इजीली कैलकुलेट करते आएगा. क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी ये फॉर्मूला पता है कि दोनों की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है पर्टिकुलर शेल की. बोला हाँ या ना? तो इसको इस तरह से समझो, एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑलरेडी थर्ड शेल में प्रेजेंट था, ठीक है. दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3. इलेक्ट्रॉन कहाँ था? थर्ड शेल में था. थर्ड शेल में, अब वो थर्ड शेल में से सेकेंड शेल में जंप मार रहा है, तो हायर शेल से लोअर शेल में आ गया. अब बोलोगे ठीक है, हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता था, हमने दोनों शेल की एनर्जी कैलकुलेट करके रखी है ना. अब मैं आपको बोलूं कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना हुआ. क्या बोलूं मैं, क्या पूछूं? डिफरेंस ऑफ एनर्जी. तो आप बोलोगे सर ये तो इजी है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी हुआ, वो थर्ड से सेकंड में आया ना, तो -242, सॉरी -0.242 माइनस ऑफ -0.54. क्या किया ये? ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, वो थर्ड से सेकंड में गया था. क्या ये समझ पा रहे हो आप? थर्ड से सेकंड में आया था, तो थर्ड माइनस सेकंड की एनर्जी, ये डिफरेंस जो है, ये वैल्यू आपकी, इतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन ने बाहर फेंकी, उसने इतनी एनर्जी लूज की. क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस सर. बस यही तो आपको जानना था, यही तो वो बोल रहा है. तो उसने कितनी एनर्जी लूज की आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय नोइंग द डिफरेंस इन द एनर्जी वैल्यूज. तो इसीलिए ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ना. हमें अगर एनर्जी वैल्यूज पता है, राइट, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने जब हायर टू लोअर जंप किया तो कितनी एनर्जी एमिट की. उल्टा हो सकता था, अगर वो लोअर टू हायर जाता था, उसको एनर्जी क्या करनी पड़ती? बताओ, एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती थी. क्या ये बात सही है? तो यहां पर वो यही तो बोल रहा है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल करस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन दैट इज एमिटेड. सही है. तो डेल्टा ई इज एनर्जी ऑफ इनिशियल शेल माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल शेल. क्या ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है? एग्जाम्पल देखो, एक इलेक्ट्रॉन था, थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आया. क्या मैं ऐसा बोलूं थर्ड शेल हायर शेल थी, फर्स्ट शेल लोअर शेल थी? ये बरोबर है. थर्ड शेल के लिए n = 3, फर्स्ट शेल के लिए n = 1. एकदम सिंपल, बहुत एकदम ऐसे बच्चों ऐसा सिखा रहा हूं. अच्छा, थर्ड शेल में उसकी एनर्जी कितनी थी? चलो बताओ. आप बोलोगे सर थर्ड शेल में -RH × 1/3² उसकी एनर्जी थी. ठीक है. फर्स्ट शेल में कितनी एनर्जी थी? तो आप बोलोगे -RH × 1/1². ये वैल्यू थी एनर्जी की फर्स्ट शेल. ये भी क्लियर है? ठीक है. तो अब ये हायर टू लोअर आया, तो ये एनर्जी लूज करेगा कि गेन करेगा? इतना बताओ. लूज करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज ये हायर टू लोअर आया है, तो आप बोलोगे ये एमिट करेगा, यानी कि लूज करेगा. हायर टू लोअर मीन्स एनर्जी विल बी एमिटेड. कितना आसान है देखो. ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज यूज की हुई है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अपन उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं. एनर्जी विल बी एमिटेड, एनर्जी बाहर फेंकी, लॉस्ट, एमिशन. कितनी एनर्जी आई, कितनी एनर्जी एमिट की? तो आप बोलोगे ठीक है, कितनी एनर्जी है भाई? डेल्टा. डेल्टा मीन्स चेंज. कहां से कहां गया वो? इनिशियल माइनस फाइनल. ध्यान से सुनना, इज E3 इनिशियल माइनस E1 फाइनल. एकदम सिंपल. थर्ड से फर्स्ट पे आया था, थर्ड से फर्स्ट पे आया था, तो E मतलब RH × 1/3² माइनस ब्रैकेट -RH × 1/1².
यहां पर ये ट्रिकी लगता है बच्चों को, क्योंकि माइनस माइनस वाला फंडा है, खास करके जो पीसीबी वाले बच्चे उनको वो प्लस माइनस में गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट के साथ लिख के बताया आपको, ठीक है बच्चों। अब RH को कॉमन ले लो, दोनों साइड पे क्या है, RH आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, है कि नहीं। अब बताओ यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ऐसे आएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, या उल्टा, तो यहां पर काफी सिंपल है, क्या है देखो, RH इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, यानी कि RH इंटू 1 माइनस 1/9। अब मेरे पास RH की वैल्यू है, मुझे पता है RH की वैल्यू कितनी है, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और ये इंटू 8/9, ये मेरी वैल्यू ऑफ एनर्जी चेंज आ गया, सिंपल है ना। तो मुझे जब भी वो बोलेगा कि भाई ये क्वेश्चन, आप ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ना, ये एज इट इज आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपके जेई, नीट, सीईटी, कोई भी क्वेश्चन, कोई एग्जाम हो तो उसमें इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्स ऑर्बिटल से वाई ऑर्बिटल में जंप किया, या थर्ड शेल से सेकंड शेल, या फोर्थ से फर्स्ट, या फिफ्थ से थर्ड, कोई भी कहीं से कहीं जंप किया, उसका एनर्जी डिफरेंस निकाल के बताओ। तो क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है सिर्फ, राइट। नाउ इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग सेपरेटली, मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे ये सेपरेट कैलकुलेशन किया, ये सेपरेट कैलकुलेशन किया और माइनस किया, बरोबर बोल रहा हूँ, दोनों कैलकुलेशन सेपरेटली करके मैंने माइनस किया। अब आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या किया ना, आपको एक कॉमन फॉर्मूला निकाल के दिया, देखो कॉमन फॉर्मूला निकाल के दिया है कि RH इंटू 1/फाइनल माइनस 1/इनिशियल वाले का स्क्वायर। देखो अब आपको समझेगा, ये सेम टू सेम है कि नहीं जो मैंने लिखा था, फॉर जंपिंग फ्रॉम थर्ड शेल टू फर्स्ट शेल मैंने क्या वैल्यू लिखी थी, देखो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, बरोबर है ना। तो क्या ये मेरा फाइनल था फर्स्ट वाला, हाँ, और क्या ये मेरा इनिशियल था थर्ड वाला, हाँ। तो बस यही तो लिखा है उन्होंने, कुछ नया थोड़ी है, कोई रॉकेट साइंस है इसमें, नहीं, बहुत सिंपल। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू RH इंटू 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। तो ये चैप्टर ऐसा है ना कि जहां पर आपको बहुत सारे फॉर्मूले देखने मिलेंगे और ऐसा लगेगा कि अरे यार हर एक पेज में 4 नए फॉर्मूले आ रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि वो कुछ भी नया फॉर्मूला नहीं, वही 2 फॉर्मूले, एक रेडियस वाला एक एनर्जी वाला, उसी को बार बार वो मॉडिफाई करते रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है, आपको ऐसा लगता है यार बहुत सारे फॉर्मूले, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो आप इज्जत से वो 2 फॉर्मूले याद रखो जो मैंने पहले कराए ना, और खुद ही डिराइव करो, एनर्जी ऑफ फर्स्ट, एनर्जी ऑफ लास्ट, माइनस, खत्म, इनिशियल फाइनल खुद कैलकुलेट करो, वो फॉर्मूला तो आता है आपको, और दोनों को माइनस करो, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगेन अब ये थोड़ा सा आपको पकाएगा क्योंकि ये सेम चीज रिपीट करने वाला है, तो मैं आपको नहीं पकाने वाला, सीधे सीधे मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डेल्टा ई क्या था, 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर, खत्म, ठीक है। इसको आप वेव नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे हमने वो रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ लिखा था, और फिर से घूम फिर के वही आ गए हम लोग, कहाँ पे, वेव नंबर वाज 109677 इंटू 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर, राइट। ये हमने बहुत पहले सेम इक्वेशन देख लिया था वेव नंबर का रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ। अगेन बहुत सिंपल चीज है, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करने का। आपको जब भी वो बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप किया, आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू को नोट करना है। क्या करना है बच्चों, इनिशियल और फाइनल वैल्यू को नोट करना है, बस उतना ही करना है आपने। एक सवाल है, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। वो पूछ रहा है what is the wavelength of the photon that is emitted during transition from orbit n equal to 5 to n equal to 2। पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया, जंप मारा, कहां से कहां जंप मारा बताओ, फिफ्थ शेल से सेकंड शेल पे जंप मारा। दिमाग में गया, इजी है, सिंपल है। इतना पढ़ने नहीं आ रहा तो फिर तो कैसे ही पढ़ाई करोगे यार, इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना।
फोटोन मतलब, अच्छा अब बोलोगे सर ये फोटोन कहाँ से आ गया भाई? जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो वो एनर्जी बाहर फेंकेगा, और एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट है, और लाइट के पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? फोटोन ही बोलते हैं, सीधी बात है। इसलिए फोटोन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होने का, फोटोन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? ओके, अपना फोकस किस पे? ये दोनों, बरोबर। तो सबसे पहली चीज आप ये लिख दोगे गिवन में कि अपना इनिशियल कौन है और फाइनल कौन है। चलो बताओ। n इनिशियल मतलब 5 है और n फाइनल मतलब 2 है। 5 से 2 पे आया, बोलो हाँ कि ना? n इनिशियल n फाइनल, आप बोलोगे सही है, ठीक है। क्या ढूंढने को बोला उसने? वेवलेंथ यानी कि लैम्डा ढूंढने को बोला है। क्या ढूंढने को बोला है? वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो, हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन है रिडबर्ग का। क्या है इक्वेशन? वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 इंटू 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर, सेम टू सेम, फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर। यस, इजी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आएगा 1 अपॉन, फाइनल कौन था? 2, इनिशियल कौन था? 5, इजी। तो 109677 इंटू 1/4 माइनस 1/25। जिनको 1/4 माइनस 1/25 करने नहीं आता, आई नो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं आता होगा, मैं उनके लिए बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं भी मैथ्स में गरीब ही था ना तुम्हारे जैसा, तो मैं तुमको इजी तरीका बता दूँ। 1/4 माइनस 1/25 कैसे करोगे? पहले देखने का कि ये दोनों का आपस में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। 4 के टेबल पे 25 आता है कभी? नहीं आता है। 4 6 24 होता है, 25 नहीं होता, तो 4 के टेबल में नहीं आता। तो क्या करने का? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये 25 इधर, ये 4 इधर, है ना? 25 माइनस 4, समझ रहे हो? 25 माइनस 4, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, मतलब 25 माइनस 4/100। कैसे? 25 4 से 100 होता है, सही बात है? बोलो हाँ या ना? तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई बच्चों? फिर से देख लेना, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1/x माइनस 1/y अगर ऐसा है ना मेरे पास, तो मैं बोलूँगा y माइनस x अपॉन xy। ऐसा होता है मैथ्स में, ऐसा होता है फॉर्मूला, ठीक है? अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, तो क्या बोलेगा ये? 109677 इंटू 25 माइनस 4 अपॉन 100 यानी कि 21 अपॉन 100। अग्रीड? ये वैल्यू है ना? नाउ आइडियली दिस कैलकुलेशन इज सपोज टू बी डन विद लॉग टेबल एंड ऑल, बट फिलहाल के लिए मैं आपको कैलसी से करके बताता हूँ। सो द वैल्यू दैट यू गेट इज 23,032, 23032। ये आपका क्या है? ये आपका वेव नंबर आया। क्या आया? ये वेव नंबर। नाउ वेव नंबर के बारे में हमें क्या पता है? वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ, वी नो दैट न्यू बार इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये पता है अपने को, लैम्डा। अपने को क्या ढूंढना था? देखो क्या ढूंढने का था अपने को? लैम्डा। उसने क्या पूछा अपने से? वेवलेंथ ही पूछा है ना? क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या हमने वेव नंबर निकाल लिया तो हम इजीली लैम्डा निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर लैम्डा क्या होगा? 1 अपॉन न्यू बार होगा बच्चों, यानी कि 1 अपॉन 23,032। आंसर क्या आएगा? अब ये अगर ऐसा कैलकुलेशन आता है आपको एग्जाम में तो कैसे करेंगे? ठीक है, चलो देखो नीचे कितने डिजिट दिख रहे हैं? नीचे डिजिट कितने हैं डिनोमिनेटर में? बोलो 5 डिजिट है, 5 डिजिट्स है ना? तो क्या करने का इजी तरीका बता दो। इधर कर देने का 10⁵। क्या कर देने का इधर? 10⁵। 5 डिजिट दिख रहे हैं ना? तो देखो ये इसका फंडा ऐसा है एक्चुअली। अभी मेरे को 1 से डिवाइड करना तो बहुत डिफिकल्ट है ना 23,032 को, तो मैं ऐसा 5 0 10,000 एक्चुअली 6 0 ले लेता हूँ और 23,032 से कर डिवाइड करता हूँ।
ये फिर भी एक बार पॉसिबल है, इजी है, कर सकते हैं। और यहां पर क्या कर देंगे, 10⁻⁻⁶ कर देंगे। समझ में आ रही बात सबको? क्या किया मैंने, 1 को 10⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ ऐसा अलग अलग ले लिया ताकि मेरे लिए डिवीजन थोड़ा सा आसान हो जाए, ताकि मेरे लिए डिवीजन जो है वो इजी हो जाए बच्चों। तो आप अगर ये कैलकुलेशन करोगे आपको आंसर आएगा 4.341 इंटू 10⁻⁶। ये आपकी वेवलेंथ होगी। अब देखो वेवलेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वेवलेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है, यहां पर आपको ये सेंटीमीटर में मिला था, बोलोगे हाँ, तो वेवलेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मुझे एक्चुअली सेंटीमीटर में आना चाहिए था, है ना। 10⁻⁴.341 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर आना चाहिए था मेरा आंसर। दैट इज दिस। एग्जैक्ट वैल्यू आप देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये सेम टू सेम सॉल्व करके मिला आपको। दैट इज दिस। नाउ फॉर दोज ऑफ यू आर वंडरिंग ये नैनोमीटर में क्यों लिखा है भाई, तो वेवलेंथ को हम लोग जनरली नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट, इट्स नॉट नेसेसरी। आप डायरेक्टली सीधा ऐसे लिख सकते हो। आई थिंक सो इन्होंने टेक्स्ट बुक में सॉल्विंग में कुछ मिस्टेक करी है, जस्ट 1 सेक। सॉरी उन्होंने नहीं, मैंने मिस्टेक कर दी एक, ये 10⁻⁻⁶ नहीं -5 ही सही था। 5 डिजिट थे ना नीचे, तो इधर 5 ही डिजिट लिखना है, नीचे 5 डिजिट्स थे तो यहाँ पे 10⁻⁵ है। जितने डिजिट है उतना आपको यहाँ पे लिखना है, सिंपल। गलती से यहाँ पे 1 2 3 4 यस, टोटल ऑफ 5 डिजिट्स ना, सो यू हैव 5 zeros. You add 5 zeros after 1 and then you multiply by 10⁻⁵। यहाँ पे 5 जीरो लगाए, वहाँ पे 10⁻⁵ लगाया, अभी भी वैल्यू सेम रहेगी। तो बेसिकली द आइडिया इज व्हाट कि बोर्स मॉडल जो था ना वो हमें यही बताने की कोशिश कर रहा था घूम फिर के कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर देयर इज एनर्जी चेंज। ये पूरा जो इतना सारा रामायण हमने पढ़ा, इसका मीनिंग सिंपल भाषा में क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा, बट वो भले वो हायर टू लोअर हो, लोअर टू हायर हो, हमेशा क्या होने वाला, इट इज गोइंग टू बी अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंज। क्लियर? सो एमिशन लाइंस जो थे वो 5 सीरीज में थे, ये हमको पता ही है। 5 सीरीज, अभी मैंने नाम भी आपको याद करा दिए, लाइमन, बामर, बाकी हमारे लाइमन के बाद बामर, फिर पास्चन, ब्रैकेट और पीफर्ड, इस तरह से हमारी सीरीज बनी हुई थी, है ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या थे, लिमिटेशंस क्या थे बोर्स एटॉमिक मॉडल के। फर्स्ट, इट फेल टू अकाउंट फॉर फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, मतलब उसने स्पेक्ट्रम क्या होता है ये बताया पर उसके फाइनर डिटेल्स नहीं बताए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी किए जा सकते थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के मेथड से जो स्टडी किए जा सकते थे वो उसने नहीं बताए, ठीक है। देन बोर्स मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। ये मैंने आपको आज स्टार्ट में ही बोला इस लेक्चर के, क्या कि बोर का पूरा फोकस किस पे था बच्चों, हाइड्रोजन एटम पे था। तो उसने जितने भी फॉर्मूले बनाए किसके हिसाब से बनाए थे, हाइड्रोजन एटम के हिसाब से बनाए थे। हमारे जितने भी फॉर्मूले हमने बनाए जेड के, जो बिना जेड के लिखे हुए थे, वो सारे हाइड्रोजन के लिए थे, फिर हमने जेड इनकॉर्पोरेट किया तो अदर एलिमेंट्स के लिए बने, करेक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द स्पेक्ट्रल लाइंस, जो आपको ये जो लाइंस मिलती थी ना एनर्जी की, रेडिएशन की जो लाइंस मिल रही थी अलग अलग सीरीज में, ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो जाती है। क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो जाती है। अगर स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होती है तो उसको हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जीमन इफेक्ट। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती है तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट्स जो थे कि भाई आप एनर्जी बाहर आ रही है, इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर गया, एनर्जी बाहर एमिट हुई, ठीक है, आपने उसको ऑब्टेन किया स्क्रीन पे इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी कि फॉर्म ऑफ लाइंस, पर वो लाइंस का डिस्टेंस बढ़ गया या कम हो गया, स्प्लिटिंग हुई उनकी, दूर दूर हो गए वो,
कभी जब आपने मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ये चीज क्यों हो रही है, ये बोर के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था ये। बोर्स मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई द स्पेक्ट्रल लाइंस आर स्प्लिटिंग, मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस दूर दूर क्यों जा रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट्स को बोर के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। क्या बात समझ में आई सबको? नहीं तो फिर ये last point of limitation of Bohr's model was it failed to explain the ability of atoms to form molecules। अब ये बहुत एब्सर्ड लगेगा आपको कि इसमें बॉन्डिंग कहाँ घुसा दी। अभी तक तो हम एनर्जी और रेडियस की बात कर रहे थे। बोर मॉडल ने एटम का बहुत सारा स्ट्रक्चर वगैरह सब बताया, ठीक है, पर अभी तक ये नहीं बता पाया था वो कि भाई ये एटम है, ठीक है, तो इसको क्या जरूरत है बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बनाने की। एटम को जरूरत क्या है बॉन्डिंग करने की, मतलब कि भाई वो बॉन्डिंग करके क्या अचीव कर रहा है एंड हाउ इज इट गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड। ये चीज बोर मॉडल से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। यानी कि केमिकल बॉन्ड्स जैसे आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जो आप पढ़ते हो ना, वो क्यों बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, ये बोर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्या बात समझ में आई? Yes. So these were the limitations of Bohr's model, बच्चों। Last thing that we are going to cover in this session is what were the reasons for failure of Bohr model, and two reasons I'm just going to name them and in detail we'll cover them in the next session। दो ऐसे कारण थे, दो ऐसे नई थियरीज आई थी जिसकी वजह से बोर मॉडल फेल हुआ। वो दो नई थियरीज, दो नए डेवलपमेंट्स का नाम क्या था? पहला था डी ब्रोगलीज प्रपोजल ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर and second was Heisenberg uncertainty principle। रिपीट करेंगे आप मेरे साथ, क्या है? डी ब्रोगलीज प्रपोजल ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड सेकेंड वॉज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये डुअल बिहेवियर के बारे में मैंने आपको बेसिक्स पहले बताया हुआ है कि जैसे कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी है, वेव भी है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। अब उसको डिटेल में अपन डी ब्रोगली के इक्वेशन के साथ में अगले सेशन में पढ़ेंगे।